दक्षिण एशिया में एक नई चाल चली जा रही है। सार्क को हटाओ, चीन का संगठन लाओ। पाकिस्तान और चीन अब मिलकर एक ऐसा नया संगठन बना रहे हैं जिसमें भारत के पड़ोसी देश होंगे। भारत जो सार्क का फाउंडिंग मेंबर रहा है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, चीन नहीं है। लेकिन अब नया संगठन बनाकर चीन दक्षिण एशिया के देशों पर कूटनीतिक और सामरिक प्रभाव हासिल करना चाहता है और अब भारत चीन की चाल में और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन भारत को अलग थलग करने की तैयारी पूरी कर चुका है और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन भारत की जमीन ले नहीं पाया इसलिए अब हमारा इलाका ही हमसे छीनने की चाल चल रहा है? जवाब है इस रिपोर्ट में, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, शुरू से कई हफ्तों से हम ये बातचीत कर रहे हैं कि चीन पड़ोसियों से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, तो क्षेत्रीय महाशक्ति भी नहीं रह जाएगा। आप विश्व गुरु और महाशक्ति की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो चीन जो एक बड़ा झटका दे रहा है कि सार्क जो जिसका फाउंडिंग मेंबर भारत रहा है, आप जानते ही हैं, और उसके जरिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों को जोड़कर एक लीडरशिप योजना ये थी कि एक साझा बाजार होगा, ये देश आपस में बड़े पैमाने पर व्यापार करेंगे, एक दूसरे को के विकास में योगदान देंगे और इस तरह से भारत भी इन देशों की लीडरशिप के जरिए अपनी एक लीडरशिप इंटरनेशनल मंच पे दिखाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये लीडरशिप भी अब उससे छिनने जा रही है। मुझे पता नहीं कि मोदी सरकार इसको लेकर जागरूक है या नहीं है, लेकिन लगातार डेवलपमेंट जो देखे हैं हमने कि पहले चीन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद धीरे से अफगानिस्तान को CPEC जो योजना है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसमें जोड़ लिया और उस वजह से अफगानिस्तान से जिसके साथ हम अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे वो भी छिटक गया और इधर बांग्लादेश में वो लगातार अपनी पैठ बना रहा है। बांग्लादेश की सरकार भी चीन के साथ जाने को तैयार दिख रही है। बिल्कुल। और अब बांग्लादेश को बुलाकर भी उन्होंने बात की और वहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि दक्षिण एशिया में सार्क तो डिफंक्ट कर दिया। सार्क की 2014 के बाद से अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। हर दो सालों में एक शिखर वार्ता होती है इन सार्क देशों की, जो कि 2014 से नहीं हो रही है। 2016 में पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन उसी समय उरी का अटैक हो गया और भारत ने मना कर दिया जाने को। अब भारत पाकिस्तान की जो आपसी अनबन है, जो झगड़ा है, उससे पूरा सार्क बैठ गया और यहाँ जहाँ भारत को एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था इस संगठन को बचाए रखने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, वो संगठन ही खत्म हो गया। तो अब एक वैक्यूम बन गया है और उस वैक्यूम का फायदा चीन उठा रहा है। चीन ने पहल कर दी है और ये तमाम देश एक एक करके उससे जुड़ेंगे क्योंकि चीन का अपना प्रभाव है। चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन सब देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो है ही, श्रीलंका, तो इन सब देशों को वो जोड़ने की ताकत रखता है क्योंकि उसके पास मनी पावर भी है, पहले से प्रभाव दिखा चुका है उन पर, उसकी है पकड़ अभी। बिल्कुल पकड़ है और अब वो इस पकड़ के जरिए पूरे दक्षिण एशिया में ही भारत को अलग थलग कर देगा। यानी ये तमाम देश चीन के बनाए संगठन के हिस्सेदार होंगे, चीन की बनाई योजनाओं पर काम कर रहे होंगे, चीन से ऋण ले रहे होंगे, कर्ज लेंगे, चीन का इन्वेस्टमेंट इनमें होगा, चीन के लिए ये इतना बड़ा मार्केट खुल जाएगा, वो सब काम उसका आसान हो जाएगा और भारत अलग थलग खड़ा टुक टुक देखता रहेगा कि हो क्या रहा है। वो जहां उसको खड़ा होना चाहिए था वो वहां से दरबदर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा गेम प्लान है चीन का, जैसा आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, ये बड़ा खेल है। जिस तरह की बिसात उसने पूरी बिछा दी है, इसमें भारत के लिए अब बहुत गुंजाइश रह नहीं गई। वो क्या करेगा उनके हाथ और शामिल हो सकता है तो और बेइज्जती। देखिए भारत तो शामिल है ना SCO में, क्या हुआ वहां पर? अभी हाल की बात है कि SCO में उसकी सुनी ही नहीं गई,
पहलगाम हमले का जिक्र तक करने से मना कर दिया गया। बिल्कुल। और एससीओ का जो स्टेटमेंट आया था उससे भारत ने अलग कर लिया था। तो आप जब बाकी देशों के साथ नहीं चलोगे तो बाकी देश अपना अलग रास्ता ढूंढने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और ज्यादातर देश कोशिश करते हैं कि बड़ी ताकत के साथ जुड़े, जहां ज्यादा फायदा है वहां जाएंगे। और जो ज्यादा आपको छूट दे रहा है, आपको आजादी दे रहा है, तो वो वहां जाएंगे। भारत ने ये समझदारी, ये बड़प्पन नहीं दिखाया। उसकी तरफ से आप देखिए पिछले 11 साल में क्या इनिशिएटिव हुआ है। दक्षिण एशिया का क्षेत्र ही ले लें आप, एक इनिशिएटिव आप गिना दीजिए। एक बिम्स्टेक संगठन बना जरूर है और वो भी पुराना है, कोई नया नहीं है। उसमें बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं, जिसमें श्रीलंका है, उधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब हैं। लेकिन अगर ये एक संगठन चीन फ्लोट कर देता है और ये उससे जुड़ जाते हैं तो बिम्स्टेक भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां भी तो भारत की चलेगी नहीं ना फिर। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक मैं कहूंगा कि डिप्लोमेटिक डिफीट होगी भारत की, जिसका असर उसकी पूरी ओवरऑल जो छवि है, जो ताकत है, जो इमेज है, उस पर पड़ेगा। भारत की इमेज विदेश नीति में बहुत ही शानदार रही थी, अब जो बन के आ रही है वो बहुत ही डाउन नजर आ रही है। लगातार जब से हमारा ये संघर्ष चला पाकिस्तान के साथ, उसके बाद से पाकिस्तान पॉजिटिव हो रहा है उसके साथ, और हमारे साथ नेगेटिव सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने इसको भी सपोर्ट कर दिया, चीन का तो वैसे भी वो दोस्त है। क्या ये दोनों देश हमको वैश्विक मंच पर बिल्कुल अलग थलग ही कर देंगे, और चीन क्या एलएसी से नहीं अब दूसरी कूटनीतिक तरीके से भारत को हराने की कोशिश करेगा? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि पहले हमारी विदेश नीति काफी कामयाब हो रही थी। हाँ। क्यों हो रही थी? क्योंकि भारत ने फ्लेक्सिबिलिटी अपना रखी थी। उसने 9/11 का हमला हुआ, इसके बावजूद उसने सार्क की बैठक रोकी नहीं। 2014 में बैठक हुई तो शामिल हुआ। पाकिस्तान से इस तरह से संबंध विच्छेद नहीं कर लिए कि हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। तो आपने खुद अपना पूरा खेल जो है दूसरे की झोली में डाल दिया है। उस समय ये बड़प्पन दिखाया था उस समय की सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिखाया था। आखिरकार संसद पर भी हमला हुआ था। क्या सार्क की गतिविधियां रुक गई थी? नहीं, वो चल रही थी। सार्क के सम्मेलन हुए, दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों उसमें शामिल होते रहे, वो चलता रहा। लेकिन आपने अपनी अकड़ में, आपको लग रहा है कि आप तो महाशक्ति हो गए हैं। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं, और वो है कि जो हिंदुस्तान के नेवी के अधिकारी हैं इंडोनेशिया में, उनका नाम है कैप्टन शिव कुमार। तो उन्होंने एक सेमिनार वहां इंडोनेशिया में हुआ, उसमें चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। और जैसे सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो इस पे जिक्र हो रहा था। तो उसमें संदर्भ में जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर 1 या 2 होते तो सरकार ही बता देती, तो वो बताया नहीं गया है। पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी, और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है।
क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं, तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो फिर आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये जो थी, ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। पर ये बात तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान को बताया गया था, उनकी सेना को, वो ये था, और एयरफोर्स को कि आप सिर्फ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप है, लॉन्च पैड है, उनको दागेंगे, क्योंकि हमें बदला लेना था पहलगांव का। ये था, इसलिए उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया था। अच्छा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दागेंगे, ये तो जो अब नए बने हैं मोदी सरकार के अनौपचारिक राजदूत शशि थरूर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स थी या इंडियन मिलिट्री थी, उसको हिदायत थी कि आप सिर्फ जो है टेरर लॉन्च पैड और कैंप्स पे फायर करेंगे। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये बात बताई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब सरकारी हिदायत थी कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से, जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ, और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब 3 बातें सामने आ गई। वो 3 बातें क्या है, क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का? पहला कारण जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला कि पॉलिटिकल हिदायत थी कि साहब आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर पे आप अटैक करेंगे। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूं। देखिए, मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जहां उन्होंने ये बता दिया कि थ्रेट में बी नोन बट द एनिमी में बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि थ्रेट जो है आपको पता है कहां से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से, वो आपको मालूम है, पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री ने दी कि आप जो है अपना पूरा फोकस, बिल्कुल अपना एम वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म खत्म करना है। आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए, वो वही बात आ गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत की, ये वहां से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक, एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब यह है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे उसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे,
ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कंसंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की फौज पे, तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको तीनों सेनाओं ने बहुत सीरियसली लिया। और फिर हमने ये भी देखा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। हमारे यहां क्या सिस्टम है, हमारे यहां कमांडर इन चीफ नहीं होता है, मैं समझाता हूं, हमारे यहां सुप्रीम कमांडर होता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कमांडर है। उसका मतलब यह होता है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, ये साइन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस पर कैबिनेट की। मतलब जो कैबिनेट होती है वो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, और फिर जो है प्रेसिडेंट उस पर अमल करेगा और उस पर साइन कर देगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कैबिनेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब कैबिनेट फैसला करके उनको बताएगी। कमांडर इन चीफ अलग चीज होती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कमांडर इन चीफ है, कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तीनों फौजों को और वो हिदायत देते हैं क्या करेंगे। तो आप समझिए इन दोनों का फर्क। तो हमारे यहां जो ये है पूरा सिस्टम ही बदल गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई, स्कर्मिश कह सकते हैं आप, युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन जो लड़ाई हुई उसके बाद एक सवाल ऐसा है जिस पर लगातार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वो सवाल ये कि क्या शुरुआती दौर में हमारे कुछ जहाज गिराए गए थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 जहाज गिराए गए थे, जिसमें से एक रफाल था, और हम लगातार इस बात से इंकार करते रहे, हम मतलब भारत सरकार इस बात से इंकार करती रही। और यह बात तो आई क्योंकि सीडीएस अनिल चौहान जो हैं उन्होंने भी पुणे में कहा था कि हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन इससे कुछ तय नहीं होता है, जब युद्ध होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं, वो शेर है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब जंग होती है तो गिरते हैं जहाज, हथियार बर्बाद होते हैं, नुकसान होता है, ये दुनिया में हर जगह होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। हमारी जो भी ब्रीफिंग हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, बाकी सारी चीजें हुई, उसमें इस पर गोलमोल जवाब दे दिया गया या फिर नहीं बताया गया। सबसे पहले जो बात आई, मैंने आपको बताया कि सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें यह बात कही। और अब इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद बवाल मच गया है। उनका जो पूरा बयान है, अगर उसको 2 लाइन में समझना हो तो बहुत सीधा बयान है। उन्होंने यह कहा है कि पाकिस्तान का दावा तो गलत है, 6 जहाज हमारे नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ जहाज हमारे गिरे, और वो जहाज अगर गिरे तो उनके लिए वो जहाज जिम्मेदार नहीं है, या वो पायलट जिम्मेदार नहीं है, वो आर्मी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिम्मेदार हैं। इस बात के 2 मानी है। पहली बात तो यह कि हमारी सेना जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती है। पाकिस्तान की सेना की तरह आर्मी सरकार को नहीं चलाती है, यहां सरकार आर्मी को चलाती है। यही बात इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी है उसके बयान में कहा गया है, जिसमें यह कहा गया कि पूरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया है। बयान को अगर पढ़ा जाए तो जो बात समझ में आती है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर एक नया सवालिया निशान, एक नया क्वेश्चन मार्क लेकर आती है। इस बयान का मानी क्या है, इसको आप समझिए। बयान में हमारे आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारी आर्मी काम करती है भारत सरकार के कहने पर, और यह हकीकत है। भारत सरकार जितना आदेश देगी उतना ही हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब काम करेंगे। हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। इस मोदी सरकार ने, इस संघ की, देश की गद्दार ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। यह फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने
हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। दावे तो बहुत बड़े थे, हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारे वाले ने तो बोला था 3 दिन में पीओके ले आऊंगा। हाँ भाई मानो, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं पीओके। गोदी मीडिया के जरिए हमने रात को देखा मेजर झूठा गौरव आर्या जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह, किसी को कुत्ता बोल देता है, किसी को सुअर बोल देता है, जबकि ये सारी क्वालिटी उसी के अंदर है। देश ने उस गंदे चेहरे वाले आदमी मेजर गौरव आर्या पर भरोसा किया। उसके पिछवाड़े में घुसा तीर लोगों ने देखा कि वो उछल उछल के कह रहा है अरे कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, इंडियन नेवी ने कर दिया हमला, पाकिस्तान के हो गए टुकड़े, कराची में करेंगे नाश्ता। अरे कराची में घुस गई इंडिया में, कराची में हाँ, ऐसे ही चीख रहा था गौरव आर्या और गोदी मीडिया। और यहां पर देश की मासूम जनता इस भ्रम में कि हाँ भाई चलो कराची कह रहे हैं तो हो सकता है कराची के किसी गांव पर तो कुछ तो कब्जा कर लिया होगा। जैसे जैसे वक्त घंटा बीता, समय बीता, दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ, अंडवे पूरी दुनिया में रेल दिए गए। हम भी अपने भारत से प्यार करते हैं, हमें खुशी थी भाई, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, चलो जी पाकिस्तान हमारा भाई। अब गोदी मीडिया ने कह दिया पहली बार मुसलमानों ने देशभक्ति में आकर गोदी मीडिया पर भरोसा कर लिया, और पहली बार ही भरोसा करने पर भारत के मुसलमानों को भी दुनिया आपको पूछ रही है, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई राजनीतिक दुनिया में नहीं है, उनसे पॉपुलर कोई लीडर नहीं है इस विश्व में। ये तमाम तरह की खाम ख्याली आपने पाल ली और आपको लगा कि बाकी देश तो झक मार कर आपके साथ आएंगे, तो जाएंगे कहाँ? तो आपने जो बोलते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उसकी वजह से आपसे आपके जितने भी मुल्क आपसे जुड़े हुए थे दूर होते चले गए। और ये ड्रैगन के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी, और उसने ड्रैगन के जितने भी हाथ पैर होते हैं उन सब से उनको झपट लिया। बिल्कुल विशाल काय तो होता ही है, उसने उनको सबको झपट लिया। और ये पूरा खेल अब देखिए खुलता जा रहा है। अब देखिए सारी चीजें हमारे सामने हैं कि कैसे भारत के हाथ से सारी पहल निकलती जा रही है। बिल्कुल एक एक करके सारी पहल तो निकल ही रही है। अब भारत को क्या करना चाहिए? चीन तो लगातार कोशिश कर रहा है, अब वो संगठन भी बनाएगा, भारत क्या करे, कैसे इसको से डील करे? ये अब बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, भारत के पाकिस्तान ने भारत को शहर से बाहर निकाल फेंका। भारत की जगह चीन की एंट्री होने जा रही है। पूरे भारत में क्राइम मच गया। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।